नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के छानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। जानकारी मिली है कि इलाके में सुरक्षा बलों ने 1 से 2 आतंकियों को घेर लिया है। आपको बताते चले, मुठभेड़ तब शुरू हुई थी जब आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। छनापोरा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने घेर लिया था। जानकारी के अनुसार आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टुकड़ियों पर जब फायरिंग करना शुरू किया, उसके बाद दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से पहुंचा रहे हैं। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। जम्मू में दूसरों को उनके अपराधों की सजा देने वाले एक न्यायाधीश को खुद बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया। जम्मू कश्मीर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने अपने फैसले में जज को दोषी पाया है। जम्मू में एक उप न्यायाधीश पर 2018 में उनसे कानूनी मदद मांगने वाली एक महिला से रेप और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप के बाद उप न्यायाधीश को निलंबित कर दिया गया। ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट के अनुसार दोषी करार दिए गए सब जज की पहचान राकेश कुमार अब्रोल के रूप में हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जम्मू के पीठासीन अधिकारी खलील चौधरी ने अपने फैसले में कहा कि चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूत आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हैं। हालांकि अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है और कोर्ट में सजा पर शनिवार को सुनवाई होगी। अदालत ने आगे कहा है कि प्रभावी व्यक्ति को अपनी पहुंच और प्रभाव अधिकार को ध्यान में रखते हुए आम जनता के प्रति अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में आज से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और ऑडिटोरियम्स खोल दिए जाएंगे। इसी तरह रात 10 बजे से के बाद सभी होटल, रेस्टोरेंट्स, भोजनालय खुले रह सकते हैं। हालांकि वेट राइड्स या वाटर पार्क को अभी भी खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है। बीएमसी ने सिनेमा हॉल, थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभागारों को 22 अक्टूबर से कोविड-19 दिशा निर्देशों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी थी। एक परिपत्र में नगर निकाय ने कहा है कि इन प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने से संबंधित एसओपी जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 अलग-अलग आदेशों के माध्यम से जारी किए गए थे, बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में लागू होंगे। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सभागारों को फिर से खोलने के संबंध में एसओपी जारी किया था। आपको बताते चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ दिनों पहले इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि राज्य में सिनेमा हॉल और ड्रामा थिएटरों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्त पर 22 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार द्वारा इस ऐलान के बाद से बॉलीवुड स्टार्स ने महाराष्ट्र सरकार का आभार जताया। यूपी के बस्ती जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ की आपको बताते चले सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। योगी के कार्यक्रम से पहले ऑडिटोरियम में एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घुस गया। हालांकि ड्यूटी पर मौजूद सीओ ने शख्स को देख लिया और ऑडिटोरियम से आपको बताते चले बाहर निकाल दिया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी शख्स की पहचान कर ली गई है। सीएम की सुरक्षा में लापरवाही के चलते पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी गई है। बस्ती के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने जिले के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। अन्य जिलों के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए एसपी ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा। एसपी ने बताया है कि बस्ती में सीएम का कार्यक्रम था। सीएम के पहुंचने से पहले 45 मिनट पहले एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर ऑडिटोरियम में घुस गया। उन्होंने बताया कि 7 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है इस पूरे मामले में। इनमें से 4 पुलिसकर्मी बस्ती, 2 सिद्धार्थनगर और 1 संत कबीर नगर में। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 65 हो चुकी है। तो आपको बताते चले, वहीं मृतकों में 5 पर्यटक भी शामिल है। राज्य सरकार ने बारिश के कारण राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही है। बागेश्वर जिले में कापकोट के पास सुंदरधुंगा ग्लेशियर के पास फंसे पर्यटकों की मृत्यु की पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे के दिन हुई थी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए गए हुए थे। तो वहीं राज्य सरकार ने इस त्रासदी में 7 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया था। माफ करेगा, 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान का दावा किया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60 लोगों की मौत हुई थी। 5 पर्यटकों की मौत की सूचना देर शाम आई थी। सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत
नैनीताल जिले में हुई थी। वहीं 4 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी मिली है। आपको बताते चले, अधिकारियों ने बताया है कि बागेश्वर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 65 पर्यटक फंसे हुए थे और अभी भी वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल प्रयास में लगा हुआ है। सर्वाधिक प्रभावित कुमाऊं क्षेत्र में संपर्क बहाल करने और संवेदनशील इलाकों से लोगों को बाहर निकालने के प्रयासों के बीच राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य में रविवार की रात से शुरू होकर 3 दिन तक लगातार हुई बारिश से 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा था कि क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के नेटवर्क को बहाल करना और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आपको बता चलें 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक होगा। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म को भी आमंत्रित किया है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि इस्तवान स्टाबो और मार्टिन स्कॉर्सेसे को इस महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस्तवान इस्जाबो और मार्टिन स्कॉर्सेसे फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। मार्टिन स्कॉर्सेसे को व्यापक रूप से फिल्म इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। दरअसल IFFI को एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में से एक माना जाता है। जनवरी 2021 में आयोजित IFFI के 91वें संस्करण की शानदार सफलता को देखते हुए आपको बताते चले IFFI का 52वां संस्करण एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया था। इसी के साथ साथ इस महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाएगा। चलिए, इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यन न्यूज।